हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कल ख़त्म किया था मैंने आपका चैप्टर था कंबशन एंड फ्लेम। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दैट चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। सबके पास नंबर है ही आप लोगों के पास, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अदरवाइज लगता है कि मैं नहीं देख पा रही कमेंट्स, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको आंसर मिलेगा आपके डाउट्स का। प्रिपरेशन चल रही होंगी आपकी रेगुलरली। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है सिलेबस से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नाम से समझ में आ रहा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स चैप्टर में प्लांट एंड एनिमल आर द नेचुरल रिसोर्स, हमारे एक नेचुरल रिसोर्स है जिनको हमें कंजर्व करना है। कंजर्वेशन मतलब कि उनको इस टाइप से उनको सुरक्षा देनी है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है कि वो हमारे फ्यूचर में कभी खत्म ना हो और हमेशा चलते रहें। ठीक है, तो इस टाइप से हमें उनको कंजर्व करना है। और हमारे इन्वायरमेंट की अगर हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे हमें इस टाइप से इसको प्रोटेक्ट करने के हमारा इन्वायरमेंट जो है सेफ रहे। तो हमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट along with the प्रोफेसर अहमद एंड तेगू। देखिए, पहेली एंड बूजो दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दो लोग हैं जो कि गए, उन्होंने विजिट किया फॉरेस्ट का। ठीक है, along with the प्रोफेसर अहमद एंड टीबू, इनके साथ, ये आपके इनके प्रोफेसर है जिनके साथ गए। दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स। बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि वो अपने वहां जब वो फॉरेस्ट गए तो वहां के जो उनके एक्सपीरियंस थे वो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ उसको शेयर करना चाहते थे। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी थे उस क्लास में जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते थे, जो कहाँ जा चुके थे, भरतपुर सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जहां पर बर्ड्स को प्रोटेक्शन दी गई है। तो कुछ बच्चे जो हैं अपने इस टाइप के एक्सपीरियंस उनसे शेयर करना चाहते थे आपस में, कि वो भरतपुर सेंचुरी गए देखने और वहां के वो एक्सपीरियंस अपने आपस में शेयर करना चाहते थे। सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। कुछ ऐसे थे जो उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना है, लोकचौ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। यानी सबके अपने अपने विचार थे उस क्लास में। तो जो अलग अलग स्टूडेंट्स थे, अलग अलग चिल्ड्रन थे, वो अपने अपने व्यूज को, अपने अपनी एक्सपीरियंसेस को वो क्या करना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इस चैप्टर में मेन मोटो क्या है कि जो कंजर्वेशन है आपका प्लांट और एनिमल्स का, इनको कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं ताकि इन एनिमल्स को और प्लांट की वेराइटीज को प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि क्या पर्पस है नेशनल पार्क बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का या बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, इनको बनाने का क्या उद्देश्य है। तो आगे देखते हैं क्या उद्देश्य है। सीधी सी बात है, प्रोटेक्टेड एरियाज है ताकि ये यहाँ पर प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। पहला टॉपिक आपका डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, यानी जब पेड़ काटे जाते हैं बहुत अधिक स्केल पर, लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटिंग जो होती है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। सो वी कैन से एट द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन कहलाते हैं। एंड इट्स कॉजेज, क्या कारण हो सकता है। सीधी सी बात है, बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या आपकी बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, लकड़ी की, फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी, कंजप्शन, फ्यूल की कंजप्शन के लिए चाहिए कोल। ठीक है, आपका जो है आपके वुड से चारकोल बनेगा, इसके लिए डिमांड बढ़ेगी। समझ रहे हैं बात। फर्नीचर है, आपके पेपर है, पेपर के लिए जितनी ज्यादा डिमांड, जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी डिमांड पेपर की बढ़ेगी, तो पेड़ काटे जाएंगे। तो ऐसे दूसरी बात, रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए डिमांड बढ़ेगी, पेड़ों को काटा जा रहा है। कल्टीवेशन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कल्टीवेशन, क्योंकि लोग होंगे, जनसंख्या खाने को चाहिए, तो उसके लिए खेती की डिमांड बढ़ेगी, कल्टीवेशन, तो इसके लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, तो एक ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। हम जानते हैं कि बहुत अधिक वैरायटी हमारे अर्थ पर पाई जाती है। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। हमारी जो ग्रेट वैरायटी है हमारी अर्थ पर प्लांट और एनिमल की, इसको खतरा है कि जिससे डिफॉरेस्टेशन से, क्योंकि पेड़ों की कटिंग होती जा रही है। पेड़ की कटिंग हो जाएगी तो जो उसमें एनिमल्स होंगे, अब क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो इतनी जल्दी तो प्लांट्स उगेंगे नहीं,
सॉइल नॉन फर्टाइल हो जाएगी, और धीरे धीरे जो उसमें एनिमल्स थे वो भी अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे, कोई उनको मार देगा, कोई उनका शिकार कर देगा, ठीक है। वो आपके रेजिडेंशियल एरिया में एंटर करेंगे तो कोई उनको चैन से तो नहीं रहने देगा वहां पे, तो वो क्या हो जाएंगे, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, यानी पेड़ों को सारा काट देना ताकि उसकी जो लैंड है उसको किसी भी अदर पर्पस में, लाइक कल्टीवेशन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इन सब बनाने में यूज किया जा सके, ठीक है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ पर्पसेज मेंशन बिलो, किस लिए पेड़ काटे जा रहे हैं लार्ज स्केल पर। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, लैंड की सफाई की जा रही है कल्टीवेशन के लिए। बिल्डिंग ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्री, जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए हाउस बनाने की जगह चाहिए, घर बनाने के लिए लैंड चाहिए, फैक्ट्री सामान बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, फ्यूल के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है। वुड से चारकोल बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो बहुत सारी डिमांड है, इसलिए पेड़ों की क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट्स भी हो सकते हैं। ये तो हो गए हमारे की जो हम कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कॉज है। कुछ नेचुरल कॉज भी होते हैं, कुछ नेचुरल कारण भी जिसकी वजह से भी पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर। जंगल में आग लगी, जैसे हमने बताया इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। फॉरेस्ट फायर किसी भी वजह से होती है, केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग की, आपने कैंप फायर लगा दी, जल्दी वही लकड़ी में आग फैल गई धीरे धीरे, या लाइटिंग की स्पार्कलिंग की वजह से, या आपके, ठीक है, समर हीट की वजह से भी हो सकता है। तो हमने सारे रीजंस पढ़े थे फॉरेस्ट फायर के, ये भी हो सकता है। या सीवियर ड्रॉट, ऐसा भी होता है कि कई सालों से उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है तो जमीन के अंदर पानी कम हो जाएगा, तो प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पेड़ गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। दीज आर नेचुरल कॉज लाइक फॉरेस्ट फायर, सीवियर ड्रॉट्स, ये हमारे नेचुरल कारण है डिफॉरेस्टेशन। मान लीजिए हो गया डिफॉरेस्टेशन हो गया, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है, उसका क्या कारण है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के काटने से क्या प्रभाव पड़ता है, और वी कैन से इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सब जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपने आइडिया ही होगा कि पेड़ अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए, आप जानते हैं नॉर्मल सी बात है कि पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी लूज हो जाएगी, नॉर्मल। जैसे अगर हम देखें हमारे गमले में, घर के जो प्लांट्स होते हैं फ्लावर पॉट में, अगर हम किसी फ्लावर पॉट में मिट्टी नहीं, सॉरी प्लांट नहीं लगाते तो मिट्टी लूज रहेगी, उसमें लूज रहेगी तो आसानी से हम उसको पोर कर सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें प्लांट लगा हुआ है तो मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है, आप उस मिट्टी को आसानी से नहीं निकाल सकते। इट मीन्स इट बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल को बाइंड करता है। मिट्टी लूज नहीं होने तो होती प्लांट्स की वजह से, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता, क्योंकि मिट्टी लूज हो जाएगी आसानी से, एयर, वाटर, तेज हवा, तेज बारिश के साथ मिट्टी बह के आगे निकल जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर प्लांट्स की वजह से मिट्टी बाइंड रहती है, पार्टिकल्स बाइंड अप रहते हैं, तो आसानी से सॉइल इरोजन नहीं होता उस केस में। दूसरी बात, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी पानी को होल्ड करती है, तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पानी जाता है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज हो जाती है। प्लांट्स नहीं होंगे तो पानी नहीं होल्ड होगा, पानी नहीं होल्ड होगा तो जगह जगह क्या होगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। प्लांट्स नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन जो होगा नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ऊपर, जैसे आप जानते हैं प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो वाटर रिलीज करती हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, क्लाउड्स नहीं बनेंगे आपके, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो इस टाइप से सारे हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। लोगों को टिम्बर नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, प्लांट्स नहीं होंगे तो मेडिसिन नहीं मिलेंगे, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। क्या और सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट आप जानते हैं, फॉरेस्ट जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट। जैसे कि हमारा नेचुरल हैबिटेट क्या है, लैंड, हम लैंड पे रहते हैं। बर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट क्या है, एयर, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल से हमारा फिश है, उसका हैबिटेट क्या है, वाटर। सिमिलरली हमारे वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट, इनका अपना नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, ठीक है। अब मान लो किसी का घर उजाड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, उसका जीवन खतरे में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम मान लो फॉरेस्ट डिस्टर्ब करते हैं, फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो एनिमल्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनको वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन कहाँ, उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती है, प्लांट से आती है, क्योंकि वो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन वहाँ प्लांट्स नहीं है तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे वो मरने लगेंगे, ठीक है, उनका जो उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो इस टाइप से उनका जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये इफेक्ट पड़ता है। तो हम आगे बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस पर, ठीक। Paheli and Bujo recalled the consequence of deforestation. They remembered that deforestation increased the temperature and pollution level on the earth. पहले इस बारे में बात करते हैं। They remembered that the deforestation increased the temperature. पेड़ नहीं होंगे
तो इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया, यानी पॉल्यूशन लेवल तो इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि हमने पढ़ाया था कि सनलाइट आने तो देती है लेकिन इसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती। इससे हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अगर वो इंक्रीज हो गया तो यानी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, हमने पढ़ा है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जैसे अभी बताया। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो लोअर्ड। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करते हैं, परकोलेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है प्लांट्स होने से मिट्टी के अंदर। लेकिन अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जमीन के अंदर पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दे नो दैट, क्योंकि पानी नीचे नहीं जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, और यही कारण है कि पूरे नेचर के अंदर डिफॉरेस्टेशन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। नेचर का जो बैलेंस है हर चीज के बीच में, पानी का सर्कुलेशन करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन करना, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करना, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। आगे प्रोफेसर अहमद जो है उन्होंने और भी चीजें बताई कि यदि कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू रहती है, यदि डिफॉरेस्टेशन हमेशा बरकरार रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी सॉइल की फर्टिलिटी? क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्लांट्स होते हैं तो उनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी सॉइल में आ जाता है, जैसे सूखी पत्तियां हो गई, स्ट्रॉज हो गई, ये सब नीचे गिर के सॉइल मिट्टी में रहता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होकर सॉइल को क्या मिलती है, उससे डिकम्पोज मैटर बन जाता है और उससे सॉइल को ह्यूमस मिलता है। लेकिन अब प्लांट ही नहीं है, वहां पे ट्रीज ही नहीं है, तो ट्रीज ही नहीं है तो वेस्ट मटेरियल नहीं आएगा सॉइल में, और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। रेनफॉल यानी रेन नहीं होगी। ठीक है, रेन भी डिक्रीज जाएगी, क्योंकि प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनसे ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा, सॉरी जो रेनफॉल है, जानते हैं कि आपने 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लीव्स होती है वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है। आपने पढ़ा होगा 7th में कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं जहां से गैसों का एक्सचेंज होता है और एक्सेस वाटर जो होता है लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो जो वाटर वेपर्स ऊपर जाती हैं, ठीक है, वो वाटर जो लॉस होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाता है और क्लाउड्स बनाता है। ठीक है, अब रेनफॉल पैटर्न बिगड़ जाएगा क्योंकि प्लांट्स ही नहीं, ट्रीज ही नहीं है, फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं होंगे, तो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी, यानी क्लाउड फॉर्मेशन की रेट कम होगी। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे बात? क्योंकि अगर ट्रीज नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रीज नहीं है तो रेनफॉल पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि लीव्स की मदद से ट्रांसपिरेशन होता है। लीव्स पर जो स्टोमेटा होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं गैसों के एक्सचेंज में और साथ में एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को रिलीज करते हैं। ठीक है, प्लांट से जो एक्सेस वाटर रिलीज होता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके ये एटमॉस्फेयर में जाता है, जहां पर वो ऊपर जाकर क्लाउड्स बनाते हैं। लेकिन अब प्लांट्स ना होने की वजह से, ठीक है, क्लाउड्स बनने में दिक्कत आएगी। क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोरओवर देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। तो इससे बहुत सारी कैलेमिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है? हमारी नेचुरल आपदाएं हो सकती है, प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे फ्लड्स आ सकती है। जैसे मैंने बताया प्लांट्स नहीं होंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, जमीन में पानी नहीं सूखेगा, यानी अंदर नहीं एब्जॉर्ब होगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। पानी जमीन के अंदर कम, जमीन के अंदर क्या होगा, पानी नहीं गया क्योंकि प्लांट्स नहीं है, तो जो पानी, बारिश का पानी जो आया ऊपर ही ऊपर रहेगा पानी, यानी वो अंदर तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो सिर्फ फ्लड आने के चांसेस बनेंगे। दूसरी बात, ड्रॉट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत कम हो रही है। ठीक है, रेनफॉल कम हो रही है तो कई सालों से बारिश नहीं हो रही है, तो ड्रॉट भी हो सकता है। तो ये अलग अलग कैलेमिटीज हैं जिनकी वजह से, मतलब प्लांट्स ना होने की वजह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फ्लड की भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या आपकी ड्रॉट्स की भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस टाइप से सूखा पड़ जाता है, कई साल बारिश नहीं हो रही है तो ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया। ठीक है, आपके अब देखिए जैसे मान लीजिए बारिश का तो पैटर्न कम हो गया क्योंकि प्लांट्स नहीं है, कंटिन्यूस पेड़ काटे जा रहे हैं तो प्लांट्स तो कम हो गए, लेकिन वाटर बॉडीज भी तो हैं हमारे पास, केवल एक प्लांट तो सोर्स नहीं है। आप जानते हैं वाटर बॉडीज, रिवर, ओशियन, ये सब है, इनसे भी पानी, इनसे तो पानी एवोपरेट हो रहा है। जब ये पानी एवोपरेट होकर ऊपर जाएगा और बारिश होगी तो बारिश का पानी नीचे आएगा। अब एब्जॉर्ब कौन करेगा? सॉइल में इतना ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब होगा क्योंकि प्लांट्स नहीं है, इतनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो गई, तो अब पानी जो है ऊपर रहेगा, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और
ड्रॉट होने के भी चांसेस रहेंगे। तो हमारी ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज हैं, ठीक है। रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in the increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide trap the heat rays reflected by the earth. This increase on the disturb the water cycle and may reduce the rainfall. This could cause the drought. देखिए इसको पढ़ते हैं क्या कहता है ये। रिकॉल दैट, आप जानते हैं कि प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप, रिजल्टिंग, अब क्या होगा, ट्रीज कम हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम यूज होगी, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होने से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर इंक्रीज होगी, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सनराइज को ट्रैप कर लेती है, उसको वापस नहीं जाने देती, तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, क्योंकि अब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितनी जल्दी इवेपोरेशन होगा उतनी रेट पर कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो वाटर वेपर्स, क्लाउड्स का फॉर्मेशन सबको पता है, वाटर साइकिल पड़ी है, वाटर वेपर्स ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है और क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो पानी नीचे आता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इवेपोरेशन तो फास्ट हो जाएगा लेकिन कंडेंसेशन उतनी रेट पर नहीं। कंडेंसेशन तो अपनी नॉर्मल रेट पर हो रहा है लेकिन इवेपोरेशन की रेट बढ़ गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का, ठीक है। तो इवेपोरेशन तो फास्ट हो जाएगा इन कंपेरिजन टू कंडेंसेशन, सो इट डिस्टर्ब द वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी मे रिड्यूस द रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी, सो दिस कुड कॉज द ड्रॉट। और कौन सी सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, ड्रॉट के। समझ रहे हैं बात? क्या हुआ कि अगर आपके पास पेड़ कम हैं, ठीक है, पेड़ नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग होना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो सारा पानी जो है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो आपका सारा पानी जो है, जितना भी सारा पानी है वो सारा कहाँ पर आएगा, नदियों में आएगा, झीलों में आएगा, उससे वाटर लेवल राइज हो जाएगा, फ्लड की सिचुएशन बनेगी। एक तो हो गई फ्लड की सिचुएशन, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, दूसरी ड्रॉट की सिचुएशन बनेगी। ड्रॉट की सिचुएशन भी हो सकती है, कैसे, क्योंकि जब, ठीक है, जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो पानी इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, वाटर साइकिल इवेपोरेशन की रेट तो फास्ट है लेकिन उतनी फास्ट रेट पर कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो अपनी नॉर्मल रेट पर चलेगा कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन डिफर हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर हम वाटर साइकिल देखा तो जितनी रेट पर इवेपोरेशन होता है उतनी ही रेट पर कंडेंसेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है इन कंपेरिजन टू कंडेंसेशन, तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब कंडेंसेशन कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, कम होगी, और ये किस सिचुएशन को क्रिएट करेगा, ड्रॉट की सिचुएशन आएगी, यानी सूखा पड़ने के चांसेस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड्स टू अ change in the soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। पेड़ कट गए, सॉइल के पार्टिकल लूज हो जाएंगे, आसानी से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी तेज हवा से, तेज बारिश से, तो सॉइल इरोजन को क्रिएट करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्योंकि ट्रीज होते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं, जो रूट्स होती हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड अप करती हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, हमारे पास 2 गमले, एक में प्लांट लगा हुआ है, एक में प्लांट नहीं लगा है, मिट्टी भरी हुई है। आप उस मिट्टी को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जिसमें प्लांट लगा हुआ है हम उस मिट्टी को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करती हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अगर ट्रीज हैं तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन द मोर सॉइल इरोजन, यानी अगर ट्रीज कम हो गए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से पार्टिकल्स जो है सॉइल के लूज हो जाएंगे और आसानी से सॉइल जो है पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ द हैवी स्टॉर्म ऑफ विंड, ठीक है, हैवी रेनफॉल इन मोर सॉइल इरोजन। रिमूवल द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, एक्सपोज द लोअर एंड हार्डर रॉकी लेयर्स। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऊपर की आप जानते हैं सबसे ऊपर की टॉप सॉइल होती है, आपने 7th में पढ़ा है, दिस इज अ फर्टाइल लेयर। अब वहां पर प्लांट नहीं है तो सॉइल लूज हो गई, आसानी से तेज हवा तेज बारिश से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी, तो रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। अब जो ऊपर की फर्टाइल लेयर जो थी वो सारी उड़ गई, तो नीचे से हार्डी जो रॉकी लेयर है वो दिखाई देने लगेगी। इट मीन्स
द व्हेन द fertile layer of the soil is moved by the heavy storm or wind or rainfall, so this is called the and make the soil barren, so this is or this is called a desertification. क्या कहलाता है ये? desertification. क्योंकि जब आपकी and the process of movement of the fertile soil from one place to another, this is called the soil erosion. क्या कहलाता है ये? soil erosion. देखिए जब soil particles नहीं थे उसकी वजह से क्या हुआ, मिट्टी लूज हो गई, लूज होने की वजह से रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर एंड हार्डर रॉकी लेयर्स. आपकी फर्टाइल लेयर हट गई तो नीचे की जो हार्डी लेयर है, रॉकी लेयर है, वो दिखाई देने लगेगी, एक्सपोज हो जाएगी. दिस सॉइल हैज द लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल. ऑब्वियसली वहां पर फर्टाइल बहुत कम होती है वो. सो ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, क्योंकि वो हार्डी और रॉकी लेयर से तो आप उसमें प्लांट आसानी से नहीं उगा सकते, और धीरे धीरे इस टाइप से आपकी जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब उसमें प्लांट नहीं लगेंगे तो वो डेजर्टी एरियाज बन जाएगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. क्या कहलाता है ये? डेजर्टिफिकेशन. यानी दिस कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू द डेजर्ट. एक फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहता है तो जो ऊपर की लेयर है फर्टाइल लेयर वो आसानी से मूव कर जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसके कारण जो नीचे की हार्डी लेयर्स है वो दिखाई देती है, जहां पर आप प्लांट आसानी से नहीं उगा सकते. तो हम कह सकते हैं कि एक फर्टाइल लेयर कुछ ही समय में वो एक डेजर्टी एरिया में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दिस कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल एरिया इनटू डेजर्टी एरिया, दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. क्या कहलाता है ये? डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू a decrease in the water holding capacity of the soil. Deforestation also lead to decrease in the water holding capacity of the soil. ये मैंने आपको पॉइंट पहले भी बताया कि जब प्लांट्स नहीं होंगे तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऊपर पानी ज्यादा रहेगा. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस. यानी वाटर पासिंग की कैपेसिटी जो है, वाटर पासिंग कैपेसिटी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन रेट जिसको हम बोलते हैं, द पासिंग ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, है ना, इन्फिल्ट्रेशन रेट होते हैं कितने जल्दी पास हो रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, सॉइल पार्टिकल्स नहीं है, सॉरी प्लांट्स नहीं है. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस, सो दे आर फ्लड्स. क्योंकि पानी नीचे तो गया नहीं, ऊपर ही ऊपर रहेगा, तो किसको चांस मिलेगा? फ्लड को. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट स्ट्रक्चर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. फ्लड को चांस मिलेगा. दूसरी बात, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे सॉइल के अंदर, उसका टेक्सचर बेकार हो जाएगा, सॉइल बेकार हो जाएगी, यानी नॉन फर्टाइल हो जाएगी. ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. इसके अलावा हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेडिसिन वगैरह मिलती हैं, पेपर मिलता है, गम मिलता है, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये सब भी हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, सो वी विल फेस द शॉर्टेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इफ वी कंटिन्यू द कटिंग ऑफ ट्रीज. अगर हम कंटिन्यू पेड़ों को काटते हैं तो हमें इन सब सब्सटेंस की भी क्या हो जाएगी? आगे आने वाले समय में शॉर्टेज हो जाएगी. क्योंकि आप जानते हैं एक बड़ा ट्रीज बना है तो उसको मतलब बनने में कई साल लगते हैं. अगर आपने उस पेड़ को काट दिया, आपने अपने फायदे के लिए तो काट लिया, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को उससे लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो बड़ा पेड़ उतने ही सालों में दोबारा उतना ही बड़ा होगा. तो आपको जितना बड़ा पेड़ आपने काटा था वो उतना ही बड़ा होने में बहुत सारे साल लेगा, ईयर्स लेगा. तो इस केस में, ठीक है, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वो उन चीजों से लाभ नहीं ले पाएगी. ठीक है, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन उनसे बेनिफिट्स ले सके. ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट. तो दीज आर द सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. तो लेट्स डिस्क्राइब द, ये हमारे कुछ वो हो गए थे, हाँ, क्या क्या हमारे इनके इफेक्ट्स पड़ते हैं. तो हमने क्या देखा, इससे क्या क्या एक बार इफेक्ट लिख लेते हैं, कौन कौन से इफेक्ट हमने पढ़े अभी तक. देखिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आए. कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारा इंक्रीज हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड लेवल सबसे पहले इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन लेवल ऑब्वियसली डाउन होगा, तो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा. ठीक है, पॉल्यूशन लेवल, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सारा इंक्रीज होगा. ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से सनलाइट ट्रैप नहीं होगी, सनलाइट ट्रैप सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से सनलाइट ट्रैप हो जाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी. ठीक, अब ग्लोबल वार्मिंग होने से अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगी,
इवेपोरेशन इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन हो गया। अब इवेपोरेशन फास्ट है, कंडेंसेशन कम हो गया, तो डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, यही होने पड़ा। वाटर साइकिल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब, ठीक है। वाटर साइकिल यानी इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है, कंडेंसेशन कम हो रहा है, तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, तो रिड्यूस रेनफॉल, रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल रिड्यूस हो गई एंड कॉज द ड्रॉट, और क्या कंडीशन क्रिएट होगी, ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की, पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि प्लांट्स नहीं है। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो पानी ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, तो जो आपकी ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई तो ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, पानी अंदर होल्ड नहीं हो पाएगा, यानी इनफिल्ट्रेशन रेट जो है, इनफिल्ट्रेशन रेट पर इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन रेट दिखा है ना, इनफिल्ट्रेशन रेट जो आपकी है ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन रेट यानी पानी की जमीन में जाने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो डिक्रीज हो गई तो ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाएगा। अब ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाएगा तो सॉइल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होगा। ग्राउंड वाटर खत्म होने से नो मॉइस्चर इन द सॉइल, नो मॉइस्चर इन द सॉइल, सीधी सी बात है, पानी नहीं है जमीन के अंदर। जैसे डेजर्टी एरिया, डेजर्टी एरिया में पानी नहीं होता सॉइल के अंदर, तो वो ड्राई इसलिए रहती है, ठीक है। अब ड्राई रहेगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, मॉइस्चर नहीं होगा सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा तो अब प्लांट्स तो है नहीं यहाँ पे, सॉइल के पार्टिकल्स क्या होंगे, लूज हो जाएंगे सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे एंड आसानी से इट इंक्रीज द सॉइल इरोजन। क्या हो जाएगा, देखिए, नो मॉइस्चर इन द सॉइल, जब सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो प्लांट्स आपके ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे एंड आसानी से मूव कर जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इट प्रमोट द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एंड इन द सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फर्टाइल लेयर होती है ऊपर की, सबसे टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैवी विद ड्यू टू द हैवी स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल, वो आसानी से मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आपका जो अंदर की लेयर है, जो हार्डी लेयर, वो आपको एक्सपोज हो जाएगी। इट मीन्स जहां पर आप प्लांट्स वगैरह नहीं लगा सकते, तो इट मीन्स कि आप कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपको जो फर्टाइल लैंड थी वो एक नॉन फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो सॉइल इरोजन हो जाएगा, सो इट कन्वर्ट द आफ्टर सम टाइम द सिचुएशन इज क्रिएटेड दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, किसकी, डेजर्टिफिकेशन की। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके, इसके अलावा आपके कुछ और हैं, जैसे कि तो नेक्स्ट एक पॉइंट और देखते हैं, शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ सब्सटेंसेस, शॉर्टेज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक पेपर, वुड है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, मेडिसिन। प्लांट्स नहीं होंगे तो ये चीज नहीं मिलेंगी, लोगों को लकड़ी नहीं मिलेगी, पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की जो है मेडिसिन नहीं मिलेंगी, तो ये सारी इन चीजों की जो है इंपॉर्टेंट आइटम्स है, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, इन सारे आइटम की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक पेपर, वुड, मेडिसिन, ठीक है, इन सारा। इसके अलावा क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ, डिस्टर्बेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ इज द वाइल्ड एनिमल्स विच आर लिविंग इन द प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स। तो उन वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपने उनका घर है, वो फॉरेस्ट उनका एक नेचुरल हैबिटेट होता है। मान लीजिए हमारा ही घर कोई डिस्ट्रॉय कर दे तो हम कहाँ जाएंगे, नहीं ना, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनका घर होता है, वो नेचुरल हैबिटेट है उनका। अगर उनका फॉरेस्ट कोई डिस्टर्ब कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो उनका सर्वाइवल जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो धीरे धीरे वो रेयर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारी अर्थ पर उनका नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन ही ना क्रिएट हो, तो हमें अपने प्लांट और वाइल्ड एनिमल्स को क्या करना है, कंजर्व करना है, ताकि
उनसे हमें भी बेनिफिट हो और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी उनसे बेनिफिट ले सके। तो हमें इनको ऐसे कंजर्व करना है। दिस इज द कंजर्वेशन, दिस इज द वाइजली एंड जुडियसली यूज ऑफ द प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमें इनको ऐसे करना है। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। नाउ नेक्स्ट, conservation of forest and wildlife. Conservation, having become aware the effects of the deforestation, Paheli and Bhujo are worried. They go to the Professor Ahmed and ask them how forest and wildlife we saved. अब इतने सारे कॉन्सिक्वेंस को देखकर क्या हुआ, कोई भी घबरा जाएगा। तो क्या हुआ, जो पहेली एंड बूझो थे वो घबरा गए, वो चिंतित हो गए कि क्या होगा अगर ऐसे पेड़ नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, ट्रीज नहीं रहेंगे तो क्या होगा हमारी नेचर का, हमारे इन्वायरमेंट का क्या हुआ। सो दे गो टू द प्रोफेसर अहमद, उनके पास गए एंड आस्क देम, पूछा हाउ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, हम उनको सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज, यहाँ पढ़ेंगे प्रोफेसर अहमद, अब इसको मैं बताऊंगी, पहले इसको देखते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूजो एंड देयर क्लासमेट। प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट ऑर्गेनाइज करी, यानी एक भ्रमण, एक घूमना, जैसे कहीं पिकनिक पे जाते हैं इस टाइप का एक विजिट ऑर्गेनाइज किया। एजुकेशनल ट्रिप जिसको बोल सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज किया पूरी क्लास के लिए। पहेली बूजो, दो ऐसे स्टूडेंट्स एंड देयर क्लासमेट, उनके साथी जो उन सबके लिए कहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व में ले गए ताकि वो वहां से एक एजुकेशनल ट्रिप लगाया। ही सेलेक्ट ए प्लेस नेम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उन्होंने जिस बायोस्फीयर रिजर्व को सेलेक्ट किया दैट इज अ पचमढ़ी के नाम से, मध्य प्रदेश में ये। ही सेलेक्ट ए प्लेस नेम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उन्होंने घूमने के लिए एक एजुकेशनल ट्रिप के लिए जो प्लेस सेलेक्ट किया दैट इज अ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। He knows that the plant animal found here are similar to those the upper Himalayan peak and to those the belonging to the lower western Ghat. उन्होंने इस प्लेस को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर वाइड वेराइटीज है, सब ऐसे एनिमल्स भी हैं जो लोअर वेस्टर्न घाट में जो जमीन पर रहते हैं, ऐसी वेराइटीज भी हैं जो अपर हिमालयाज में रहती हैं। ठीक है, सारी टाइप की वेराइटीज को इंक्लूड करता है, इसलिए उन्होंने इस टाइप का एरिया जो है सेलेक्ट किया ताकि उनको वो एजुकेशन दे सके, उनके बारे में कुछ नॉलेज दे सके। He knows that the plant and animal found here are similar to those of upper Himalaya peak. उनको पता था कि यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज हैं प्लांट और एनिमल की which are similar to the upper Himalaya peak, जो हिमालय पीक पर मिलती हैं, and also to the lower western घाट, जो जमीन पर लोअर वेस्टर्न घाट पर मिलती है। तो उससे इसलिए उन्होंने उस एरिया को सिलेक्ट किया। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक, उन्हें पता था कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है, सारी वेराइटीज यहाँ पर पाई जाती है। ही रिक्वेस्ट माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, जो वहाँ के फॉरेस्ट एम्प्लॉय था, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। वहाँ का जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो फॉरेस्ट है उसका जो एम्प्लॉय था जो कि वहाँ बच्चों को ले जा सके अंदर, वहाँ का कुछ एजुकेशन दे सके, उन्होंने माधव जी नाम का, ठीक है, उन्होंने उसको एक्सप्लेन, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि वो बच्चों को अंदर ले जाएं बायोस्फीयर रिजर्व के और बच्चों को कुछ गाइड करें वहाँ के प्लांट स्पीसीज के बारे में, डिफरेंट एनिमल स्पीसीज के बारे में। ही एक्सप्लेन दैट preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage. He explained, माधव जी ने बताया कि प्रिजर्विंग एरियाज हैं, ये ऐसे प्रिजर्विंग एरियाज हैं सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स अपनी नेचुरल कंडीशन में यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वो एक इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं, एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है वहाँ पर, यानी प्लांट्स और एनिमल्स और इन्वायरमेंट के बीच में, हम कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अच्छा इंटरेक्शन बना हुआ है वहां पर। मेक देम ए पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज, जो कि हमारी एक राष्ट्रीय संस्कृति का एक उदाहरण है। ठीक है, एक अच्छी राष्ट्रीय संस्कृति का उदाहरण क्या है कि जहां पर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट और एनिमल अपने फ्रीली मूव करते हैं, जहां पर उनके इन्वायरमेंट के थ्रू गुड इंटरेक्शन रहता है, अच्छा इंटरेक्शन रहता है। ऐसी संस्कृति एक अच्छी संस्कृति मानी जाती है। जहां पर एनिमल्स नहीं है, यहाँ की हवा खराब है, तो एक अच्छी हेरिटेज नहीं है। लेकिन जहां पर, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारी नेशनल हेरिटेज का, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड हैज अ गुड इंटरेक्शन बिटवीन द नॉन लिविंग एनवायरमेंट लाइक सॉइल है, ठीक है, एयर, इन सब के थ्रू। तो माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम अवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो इन्होंने क्या बताया, माधव जी ने बताया कि माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन, माधव जी ने एक्सप्लेन किया बच्चों को कि अपार्ट फ्रॉम द अवर पर्सनल एफर्ट
एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हमारे पर्सनल एफर्ट, हमारे समाज के एफर्ट्स लगे हुए हैं, बल्कि इसके अलावा गवर्नमेंट की जो एजेंसी है ऑल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट की देखभाल करती हैं, वहां पर एनिमल्स की देखभाल करती हैं। यानी हम केवल एक पर्सनल तरीके से नहीं करते हैं वहां पर फॉरेस्ट और एनिमल्स की देखभाल, बल्कि वहां की जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन द रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है कई सारे मेथड और रूल्स बनाए हैं, उसने पॉलिसीज बनाई हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, वहाँ के एनिमल्स को, वहाँ की प्लांट लाइफ को कंजर्व करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड प्रेजेंट इन दैट एरिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो किसी भी एनिमल और प्लांट की स्पीसीज को उसकी नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव कराने में मदद करते हैं। सो दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। उस एरिया में वहाँ के जो एनिमल्स हैं या वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको सर्वाइव कराने में हेल्प करते हैं। सो उनको नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। सो वी कैन से कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज विच प्रोवाइड द कंजर्वेशन फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स फॉर दैट एरिया। उस एरिया में मौजूद प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को एक कंजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। सो सच टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज आर लेज डाउन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उनको कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट है बायोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट द लाइफ। इसको भी बताती हूँ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, बायो मतलब ऑर्गेनिज्म। द डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म refers to the variety of organisms existing on the earth. Biodiversity, different varieties of plant, animal and microorganisms. So we can say diversity मतलब विभिन्नताएं, differences and bio मतलब organism. organism के बीच में differences बहुत सारे देखने को मिलते हैं हमारी अर्थ पर, so that is the biodiversity कहलाती है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पर सबसे ज्यादा हमें डिफरेंसेस मिलेंगे, डिफरेंट वेराइटीज मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल्स की, जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, वार्मनेस होगी, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगी, ह्यूमस होगा, ये सारी कंडीशन। अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो जमीन के अंदर पानी नहीं है, समर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई है वहाँ पर, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, प्लांट्स की वेराइटीज़ नहीं होता, एनिमल्स की भी नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल एरियाज़ की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया जो ज़्यादातर हमारे इक्वेटर के पास के एरियाज होते हैं उनमें सनलाइट प्रॉपर रहती है, टेम्परेचर सही रहता है, ठीक है, 45-50 टू अराउंड 45 के अराउंड टेम्परेचर रहता है, ठीक टेम्परेचर, सफिशिएंट टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से बारिश भी अच्छी होती है। वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश अच्छी होती है। बारिश होगी तो ह्यूमस ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में बना रहेगा, एयर के अंदर ह्यूमस रहता है। अब बारिश होगी तो मिट्टी में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़मीन के अंदर पानी रहेगा तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। यही कारण है वहाँ की जो सॉइल होती है वो मॉइस्ट रहती है। प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो जो एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए जगह मिल जाएगी, तो वो भी बहुत सारे पाए जाते हैं। यही कारण है, यही क्लाइमेटिक कंडीशन है जो डिफर करती है इन द डेजर्ट एरिया और इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यही कारण है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल पाई जाती है, जो कि आपने 7th में भी पढ़ा है इन कंपैरिजन टू द डेजर्ट एरिया, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत डिफर कर रही है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो डाइवर्सिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिकॉज इट हैज़ अ सफिशिएंट टेम्परेचर, सफिशिएंट रेनफॉल, sufficient moisture in the soil. So wide variety of plants here, wide variety of forest here. So in the case it protect the wild animals. So we can say it has a biodiversity here in the tropical rainforest. ठीक है, तो biodiversity पाई जाती है। Their interrelationship and their relationship with the environment, आपस में वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमें पता चलता है। उनका इंटरेक्शन क्या है, उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, उसका इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी इन्वायरमेंट का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इंटरेक्शन, एक लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में इंटरेक्शन, दैट मेक अ इकोसिस्टम। यानी वहां पर इकोसिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग के साथ आपस में, नॉन लिविंग जो चीजें हैं जैसे वाटर है, ह्यूमस है, आपकी सॉइल है, वो आपस में सब वाटर है, ठीक है, सारे आपस में इंटरेक्शन रहता है इनका, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग कंडीशन का इन वहां पर।
क्या अच्छा इंटरेक्शन है, तो यानी इकोसिस्टम अच्छा है वहाँ का। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, समझ रहे हैं बात। तो यानी डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि डाइवर्सिटी अच्छी पाई जाती है तो उनको जो इंटरेक्शन बना हुआ लिविंग और नॉन लिविंग का, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का आपस में इंटरेक्शन, ठीक है, दैट इज द इकोसिस्टम। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो वहाँ का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छा है, यही कारण है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। व्हाट इज द बायोस्फीयर? देखिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक होता है हाइड्रोस्फीयर। देखिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास 3 होते हैं। एक तो होते हैं एटमॉस्फेयर, एक होता है एटमॉस्फेयर जहाँ एयर होती है, एक होता है हाइड्रोस्फीयर जहाँ पानी होता है, और एक होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर ना तो हम पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, ना हाइड्रोस्फीयर में, ना जमीन पर। तो जहां ये तीनों कंडीशन सर्वाइव करती हैं, यानी जहां पर ये तीनों कंडीशन रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्शन बिटवीन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर मेक अ पार्ट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। मान लीजिए एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये लिथोस्फीयर, और ये आपका कौन सा आ गया? हाइड्रोस्फीयर। तीनों एग्जिस्ट करें। देखो एटमॉस्फेयर इसमें ये है, देख रहे हैं, ये इतना पार्ट मैंने बनाया, ये यानी इसमें एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, इतने पार्ट में लिथोस्फीयर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और इतने पार्ट में हाइड्रोस्फीयर है। सो दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है? जहां पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। सो वी लिव ऑन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। वी लिव ऑन द बायोस्फीयर। हम किस में? वी लिव इन बायोस्फीयर। हम किस में रहते हैं? बायोस्फीयर में रहते हैं। बायोस्फीयर इज द प्लेस वेयर द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर बोथ ऑल द थ्रीज आर इंटरेक्ट टू ईच अदर। तीनों का आपस में इंटरेक्शन रहता है एंड मेक द लाइफ पॉसिबल, जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, लाइफ को जीने के लिए जमीन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये तीनों आपस में इंटरेक्शन जहां पर होता है वहां लाइफ पॉसिबल होती है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। अर्थ का वो पार्ट जहां पर तीनों एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज विच सपोर्ट लाइफ, एंड लाइफ सपोर्ट करती है, लाइफ को सपोर्ट मिलता है। सो दैट इज द बायोस्फीयर। क्या कहलाती है? बायोस्फीयर यानी जहां पर एयर, वाटर और आपका लिथोस्फीयर तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सो दैट इज द बायोस्फीयर। क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। डाइवर्सिटी, वेराइटीज पाई जाती हैं। ठीक है, वेराइटीज कितनी ज्यादा पाई जाती हैं, वो वेराइटीज प्लांट्स और एनिमल्स की, दिस इज द बायोडाइवर्सिटी। अभी मैंने बताया एग्जांपल देके कि वो वेराइटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करती है इन कंपेरिजन टू द डेजर्टी एरियाज। और उसका रिलेशन क्या है एक लिविंग कंपोनेंट का उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ? नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक ह्यूमस, वाटर, रेनफॉल, एयर, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या इंटरेक्शन है? दिस इज द इकोसिस्टम। क्या बनाता है? इकोसिस्टम। द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, इट मेक अ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। क्या बनाता है वो? इकोसिस्टम। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उसका आपका लिविंग कंपोनेंट जो वहां पर रहते हैं प्लांट और एनिमल्स, उनका उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट एयर का, वाटर का, ह्यूमस का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इंटरेक्शन, दिस मेक अ सिस्टम, एक सिस्टम बनाता है, दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। क्या कहलाता है वो? इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। कल आपको पढ़ाऊंगी यहाँ से कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि माधव जी ने एक्सप्लेन किया कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज कंजर्व करने के लिए, हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।